बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स, और न्यूक्लिक एसिड्स को 1869 में एमिल फिशर ने इसको डिस्क्राइब किया था पहली दफ़ा, और उस वक्त न्यूक्लिन नाम रखा गया। फिर जाकर 1920 में इसको न्यूक्लिक एसिड कहा गया, और न्यूक्लिक एसिड कहने की वजह ये थी कि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, एसिडिक इन नेचर। अब ये न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ से बने हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, और ये सब मिलते हैं तो इससे एक यूनिट बनता है या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स बनता है, जिसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। और जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। इसमें एक पेंटोज होता है, और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, और नाइट्रोजनस बेस होता है। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं तेजी दिखा रहा हूँ आपको। पेंटोज दो हालतों में हो सकता था, या राइबोज या डीऑक्सीराइबोज, और फास्फेट ग्रुप तो एक ही है। नाइट्रोजनस बेसेस 5 तरह के हैं, लेकिन इनकी 2 कैटेगरीज हैं। कुछ को प्यूरिन्स कहते हैं, कुछ को पाइरिमिडीन्स कहते हैं। और प्यूरिन्स में 2 मेंबर्स हैं, एक का नाम एडेनिन है और दूसरे का नाम ग्वानिन है। एडेनिन को शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल ए से लिखा जाता है, ग्वानिन को जी से। इसी तरह यहाँ पाइरिमिडिन में है आपका थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। इसमें से थाइमीन को कैपिटल टी से, साइटोसिन को सी से और यूरेसिल को यू से लिखा जाता है। इनमें से पेंटोज में से कोई एक, या राइबोज या डीऑक्सीराइबोज, ये मरकजी किरदार अदा करता है। इसके साथ फास्फेट जुड़ता है, और ये 5 जो नाइट्रोजन बेस है इनमें से एक जब जुड़ जाए, यानी 3 चीजें मिल जाए, पेंटोज मिले, फास्फेट ग्रुप मिले और 5 में से एक नाइट्रोजन बेस मिले, तो उससे न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो आज आपको बता रहे हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। इनकी जगह फिक्स हैं, हर मॉलिक्यूल के अटैच होने की जगह मुकर्रर है, और उसी जगह पर वो मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेंटोज, और ये याद रखना पेंटोज में ऑक्सीजन है, ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये 5th कार्बन है। इन सारे कार्बनों के साथ OH और H जुड़ा हुआ है। इस कार्बन नंबर 1 को, ये 1 है, ये याद रखना, 1 2 3 4 5, 1 के साथ OH भी लगा हुआ है, H भी लगा हुआ है। इधर जरा साथ साथ चलेंगे। इस कार्बन नंबर 2 पर OH बाहर की तरफ, H अंदर की तरफ होता है। 3 पर भी OH बाहर, H अंदर होता है। 4 पर सिर्फ H होता है। 5 पर ऊपर की तरफ OH और साइड की तरफ H होता है। तो ये हो गया आपका राइबोज। इस राइबोज में से अगर कार्बन नंबर 2 से O को हटा के सिर्फ H रखें, तो अब उसको कहा जाता है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सी का मतलब क्या हुआ था? एक ऑक्सीजन की कमी है, या विद एब्सेंस ऑफ वन ऑक्सीजन। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास नाइट्रोजन बेस थे। कोई सा भी एक नाम बता दें नाइट्रोजन बेस में, यहाँ अटैच करो उसको। गुआनिन। गुआनिन इस तरह से है, ये डबल रिंग वाला मॉलिक्यूल है, और इसकी शक्ल इस तरह से थी। एक रिंग इसका 6 कार्बन का, एक रिंग इसका 5 कार्बन का, एक 6 एक 5। इसमें यहाँ पर नाइट्रोजन अटैच है, इधर नाइट्रोजन अटैच है, इधर नाइट्रोजन अटैच है, इधर भी नाइट्रोजन अटैच है। यहाँ डबल बॉन्ड O है, इधर भी डबल बॉन्ड O है। इसका ये नाइट्रोजन रिएक्टिव है। ये नाइट्रोजन जो रिंग नंबर 5 कॉर्नर रिंग है उसका, ये H और ये OH मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? H2O। पानी निकल गया यहाँ से। और ऐसे रिएक्शंस को हम क्या नाम देते थे? कंडेंसेशन भी कहते थे, डिहाइड्रेशन भी कहते थे। डिहाइड्रेशन हुई और इसमें से पानी निकल गया, यहाँ से OH और उधर से H निकल गया, तो इस पेंटोज का राब्ता मसलन गुआनिन के N के साथ डायरेक्ट हो गया, और ये एक बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को CN बॉन्ड कहा जाता है। ये सीधी लाइन है असल में, CN बॉन्ड। CN बॉन्ड बनने के बाद इन दोनों को मिलाकर अब क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोसाइड। ये याद रखना हमेशा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पेंटोज जो शुगर है, चाहे वो राइबोज हो या डीऑक्सी,
उसने मरकजी किरदार अदा करना है, बाकी मॉलिक्यूल ने इसके साथ जुड़ना है। तो उन मॉलिक्यूल की जगह मुकर्रर है। नाइट्रोजनस बेस कोई भी होगा वो हमेशा कार्बन नंबर 1 के साथ इसी तरह जुड़ेगा जिस तरह अभी बताया। इसकी पोजीशन कहाँ है? कार्बन नंबर 1। ठीक हो गया। अब आते हैं फास्फेट ग्रुप कहाँ बैठेगा। तो फास्फेट ग्रुप की जगह ये है P डबल बॉन्ड O और H OH और OH, ये फास्फेट ग्रुप है। इसमें से क्योंकि ये फास्फेट ग्रुप हम नाम दे रहे हैं, दरअसल ये एक फास्फेटाइडिक एसिड है, तो रिएक्शन में ये O कंट्रीब्यूट करेगा और ये पेंटोज एक दफा फिर OH कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ से भी एक पानी का मॉलिक्यूल निकल गया H2O। निकलने के बाद अब जो बचा है वो एक O बचा है इन दोनों के बीच में। इस O को हम कह सकते हैं, थोड़ा बड़ा करके मैं दिखाता हूँ आपको, ये O फास्फेट और इस पेंटोज के दरमियान बना। तो इस बॉन्ड को, ऐसे बॉन्ड को क्या कहा जाता है? ईस्टर बॉन्ड। और जब फास्फेट इधर अटैच हो गया तो अब इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। यानी न्यूक्लियोटाइड बनने के दो मरहले हुए। पहले मरहले पर पेंटोज प्लस नाइट्रोजनस बेस is equal to nucleoside, and this nucleoside plus phosphate group will be equal to nucleotide। ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक हो गया। एक न्यूक्लियोटाइड है। अब इस न्यूक्लियोटाइड का नाम रखना है। नाम फर्क मालूम करने के लिए रखा जाता है। तो फर्क सारे न्यूक्लियोटाइड में ये पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप तो सेम होता है, नाइट्रोजनस बेस का फर्क है। उसी डिफरेंस की बुनियाद पर उनका नाम रखा जाए। यानी किसी भी न्यूक्लियोटाइड का नाम उसमें जिस तरह का नाइट्रोजनस बेस अटैच हुआ है उसके हिसाब से नाम रखा जाएगा। मसलन ये हमारे पास गुआनिन था, तो इसका नाम क्या होगा? गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। गौर करना इस लफ्ज पर। गुआनोसिन इसलिए आ गया कि इसमें गुआनिन है। मोनोफॉस्फेट, मोनो का मतलब एक है और फास्फेट का मतलब ये फास्फेट ग्रुप है, एक फास्फेट। ये अजीब बात नहीं है कि यहाँ पर पेंटोज भी एक है, नाइट्रोजनस बेस भी एक है, फास्फेट भी एक है। हम सिर्फ फास्फेट से आगे मोनो क्यों लगाते हैं? जी, उसकी वजह यह है कि ये किसी न्यूक्लियोटाइड में इजाफी ऐड नहीं हो सकते, लेकिन फास्फेट ग्रुप मजीद ऐड हो सकते हैं। तो इसलिए गुंजाइश रखी गई। एक है तो आप कहेंगे मोनोफॉस्फेट। अगर दो जुड़ गए हैं, बाद में दिखाऊंगा दो कैसे जुड़ते हैं, आगे तफसील आ रही है। दो जुड़ गए तो क्या कहेंगे? गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। और अगर तीसरा भी जुड़ जाए तो तब क्या कहेंगे? गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये कंफ्यूजन भी दूर हो गई कि मोनो सिर्फ फास्फेट के आगे क्यों लगा था, क्योंकि फास्फेट एक से ज्यादा भी हो सकता है। जब जी बेटा सर, अगर हमें एग्जाम स्ट्रक्चर बनाना पड़े तो हम वो फॉस्फेट ग्रुप के जी 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 सर्कल दायरा लगा दे चल जाएगा। इससे आगे मैं भी दायरा लगाऊंगा, क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूँ ना, तो इसलिए मुझे तफसील पूरी बतानी पड़ती है, वरना आप सीधा दायरा लगा दे, बात खत्म। ठीक हो गया। तो न्यूक्लियोटाइड्स बन गए। इस तरह से कितने न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे हमारे पास? 5 तरह के तो बनेंगे ना। एक तो हमने बना दिया, कौन सा? गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह होगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसको शॉर्ट करके क्या लिखेंगे? AMP। अगर 2 हुए तो क्या लिखेंगे? ADP। और 3 फास्फेट हुए तो ATP। ये तो बहुत मशहूर नाम है ना, सुन रखा है, बाद में फिर पढ़ेंगे हम। तो फास्फेट की तादाद का एक तो कम से कम होगी, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। इसी तरह अगर यहाँ पर होगा थायमीन तो हम क्या लिखेंगे? थायमिडीन मोनोफॉस्फेट पहले, और ये होगा TMP। अगर थायमीन के साथ 2 फास्फेट हैं तो क्या लिखेंगे? थायमिडीन डाइफॉस्फेट TDP। और अगर 3 हुए तो ट्राइफॉस्फेट TTP। ये नाम भी आपने बड़ा सुन रखा है। अच्छा, अब आ जाए एक और। अगर साइटोसिन होगा तो क्या लिखेंगे? साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह साइटिडीन डाइफॉस्फेट। ये हो गया सारा।
उसके बाद है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूएमपी। यहां पर एक नुक्ता याद रखिए, जितने भी प्यूरिन्स थे उनके आखिर में सीन लगा है। प्यूरिन कितने थे? दो। तो ग्वानिन और एडेनिन, इन दोनों के आखिर में सीन लगा कि नहीं लगा? सीन। और जितने पायरिमिडीन है उनके आखिर में डीन लगा है। थाइमिडीन, साइटिडीन, यूरिडीन। ये नुक्ता याद रखना है। एक और बात, आखिरी बात, वो ये है कि अगर यहां पर राइबोज होगा तो हम ये नाम लिखेंगे। अगर इस तरह से डीऑक्सीराइबोज हुआ तो क्या लिखेंगे फिर? DAMP, DADP, DATP। इसी तरह इन सब से पहले डी लगाएंगे, लेकिन ये डी वाला कल्चर बहुत कॉमन नहीं है, इसलिए अमूमन डी लगाते ही नहीं। तो यहां अगर कहीं DAMP, DUMP, DCP, DCLP इस तरह से हो तो आप क्या समझे? वहां जो पेंटोज इस्तेमाल हुआ है वो डीऑक्सीराइबोज है। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं, यूनिट तो बन गया, यानी हमारे पास 5 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स बने। अब ये न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेंगे तो इससे हमारे ट्रू सेंस में जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो बनेंगे। सबसे मशहूर न्यूक्लिक एसिड कौन से हैं? डीएनए और आरएनए, वो दोनों है ना। वो कैसे बनते हैं ये देखिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। यहां पर ये नुक्ता भी याद रखें, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज इस्तेमाल हुआ है। इसके कार्बन नंबर 2 को नॉन रिएक्टिव बनाने के लिए ऐसा किया गया, वरना यहां भी कोई चीज जुड़ सकती है तो मसला खराब होता है। एक न्यूक्लियोटाइड ये है। एक और न्यूक्लियोटाइड अगर इसके साथ जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़े, ये याद रखें। यहां से तवज्जो से मेरे साथ चलना है आपने। ये एक और न्यूक्लियोटाइड है, फर्ज कर ले, ये इसका पेंटोज है और इसमें ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये हमारे पास 5th कार्बन है। जिस तरह ये जुड़ा था इसी तरह यहां भी मसलन एडेनिन जुड़ गया, एडेनिन जुड़ गया, जिस तरह ये जुड़ा है बिल्कुल उसी तरह से। यहां कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट भी जुड़ गया। फॉस्फेट कैसे जुड़ा है? इस कार्बन के साथ ईस्टर बॉन्ड के जरिए जुड़ चुका है फॉस्फेट, ये है ना। और इस फॉस्फेट में आप जरा गौर करें तो यहाँ ऊपर OH अभी भी बाकी है, इस तरफ भी OH है और इधर डबल बॉन्ड O है। अब दो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के करीब आ गए हैं, दो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के करीब आ गए हैं। जो कुछ यहाँ है वही सब कुछ इधर है। हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको आधा कर रहे हैं। तो इसका यहाँ पर OH लगा हुआ है, इधर फर्ज कर लें नहीं है। इसमें से OH, इसमें से H फिर कंट्रीब्यूट होगा, फिर क्या बन जाएगा? यहाँ H2O बन जाएगा। H2O बनने के बाद एक O बचा ना, तो ये O क्या करेगा? इस नीचे वाले फास्फेट और ऊपर वाले कार्बन के साथ ये कंबाइन होगा, तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया? फिर ईस्टर बॉन्ड बन गया। तो ये दो ईस्टर बॉन्ड बने हैं, बीच में फास्फेट ग्रुप है, इसलिए इस पूरे बॉन्ड का नाम है फास्फो तो ये आ गया डाई। दो क्या दो हैं? ईस्टर बॉन्ड्स। तो ये जुमला आपने या नुक्ता आपने बहुत अच्छी तरह याद रखना है कि दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में किस बॉन्ड के जरिए जुड़े? फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड के जरिए जुड़ जाएंगे। दो न्यूक्लियोटाइड्स हमेशा आपस में फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड के जरिए जुड़ जाएंगे और लीनियर अरेंजमेंट होगी, एक लाइन में ये अरेंज होते हैं। लेकिन ये बॉन्ड बनने के बावजूद भी आप जरा देखें, यहाँ OH है तो इधर से नीचे जुड़ने की गुंजाइश है, इधर भी OH है, यहाँ से ऊपर भी जुड़ने की गुंजाइश है। अब ये मॉलिक्यूल बढ़ता चला जाएगा। बस रूल ये याद रखना है कि दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए जुड़ जाएंगे और ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ बनेगा? एक न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 पर जो फास्फेट है उसके और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 पर जो OH है इसके दरमियान बनेगा। 3 और 5 जी 3 और 5। ये कार्बन नंबर 5 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ठीक है, बीच में फास्फेट आ गया। तो ये है बेटा न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने का अंदाज। लेकिन मैं फिर आपको याद दिलाता हूं, जब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो इसके दोनों तरफ चेन बनने की गुंजाइश है, चेन के एलोंगेट होने की गुंजाइश
अभी भी मौजूद है। सर तो मतलब कितने ऐसे हमारे पास न्यूक्लिक एसिड हो कि जिनके जुड़ने के बाद आखिर में हमारे पास डीएनए बनता है? यानी इसका आपका कितना सवाल होना चाहिए? इस तरह से होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड की अकसाम है, मसलन एटीपी में एक ही न्यूक्लियोटाइड, वो भी न्यूक्लिक एसिड है। एनएडी है, आगे दो पढ़ने वाले हैं, उसमें दो न्यूक्लियोटाइड है। जबकि डीएनए और आरएनए में इनका शुमार नहीं है, अनलिमिटेड हम कह सकते हैं। बेतहाशा लाखों करोड़ों न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, क्योंकि एक क्रोमोसोम में एक ही डीएनए होता है और उस डीएनए की लेंथ क्रोमोसोम के साइज के हिसाब से है। तो एक ही क्रोमोसोम में एक सिंगल मॉलिक्यूल डीएनए है, तो उस मॉलिक्यूल में लाखों ने करोड़ों ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स की चेन बनेगी और उसी चेन के एक पोर्शन को हम जीन कहेंगे। आगे मैं बता दूंगा जीन क्या होता है। ठीक हो गया? अब यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट होने के बाद जो आरएनए बनता है वो तो सिंगल स्ट्रेट चेन पर मुश्तमिल होता है, जबकि डीएनए डबल चेन पर मुश्तमिल होता है। आगे इसकी स्ट्रक्चर को हम अलग से पढ़ने वाले हैं, इसलिए फिलहाल मैं वो नहीं बता रहा। अब हम गालिबन आ गए हैं एटीपी की तरफ। एटीपी कैसे बनता है? सर ये जरूरी तो नहीं है ना कि जो मोनोफॉस्फेट है वही जुड़े, इसके साथ साइड पे जो OH है उसमें और फॉस्फेट भी लग सकता है ना? जी जी जी, फॉस्फेट तो लगेगा इधर। अमूमन फिर इसको यूं दिखाते हैं, इस डबल बॉन्ड को इधर दिखाते हैं, फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ेगा। जी, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, थोड़ा सा तवज्जो करें तो हमारा मसला आसान हो जाएगा। अगर यहाँ पर NH2 लगा हो तो ये क्या बन जाता है? एडेनिन बनता है। इधर एक डबल बॉन्ड होता है, इधर भी एक डबल बॉन्ड होता है, इधर भी एक डबल बॉन्ड होता है, इधर भी एक डबल बॉन्ड होता है, ये एडेनिन। तो जब ये इस तरह से हो तो इसका नाम होता है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इस एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ हम अपनी सहूलत के लिए इस OH को ऐसे लगाते हैं। यहाँ से फर्ज कर लें ये फॉस्फेट ग्रुप था और इसमें डबल बॉन्ड OH ऊपर की तरफ था, डबल बॉन्ड O ऊपर की तरफ था, एक OH इधर था, एक OH इधर था, एक और फॉस्फेट आ गया, उसमें भी यही सिचुएशन है। OH OH एक और OH। अब यहाँ पर दोनों फॉस्फेट हैं तो कोई भी एक H देगा, एक OH देगा, तो H2O बन जाएगा। H2O बनने के बाद एक और ईस्टर बॉन्ड बन गया इनके दरमियान, दो फॉस्फेट के दरमियान ईस्टर बॉन्ड बन गया। अब इसका नाम क्या होगा? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और अगर इसी स्टाइल से एक और फॉस्फेट यहां जुड़ जाए तब इसको क्या कहा जाएगा? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हो गया आपका एटीपी। अब एटीपी का तारुफ दो हवालों से हम आपके सामने रखेंगे। पहला तारुफ ये है, ये एक ही न्यूक्लियोटाइड है और ये न्यूक्लियोटाइड तीन हालतों में पाया जा सकता है। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट की शक्ल में भी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट की शक्ल में भी और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में भी पाया जा सकता है। एक तारुफ थी। दूसरा तारुफ, ये क्या मॉलिक्यूल है? इसको कहा जाता है एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी। करेंसी किसे कहते हैं पता है ना? क्या है? मनी। वो रकम, वो सिक्का जो इस्तेमाल के काबिल हो। शर्त है इट इज द यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या एनर्जी की अनयूजेबल फॉर्म भी हो सकती है? यस, स्टोरेज फॉर्म हो सकती है। तो इमीडिएटली यानी एनर्जी को सेल जिस हालत में इस्तेमाल कर सकता है वो शक्ल ये। अब एक अजीब बात आपको, ये ग्लूकोज है फर्स्ट। आप मुझे ये बताएं कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स है या एटीपी कॉम्प्लेक्स है? एटीपी कॉम्प्लेक्स है। और एक ग्लूकोज को तोड़कर ऐसे 36 मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। तो हमने ये क्या कर दिया? सादा से मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो वजह ये है कि इसमें से अगर एनर्जी आप डायरेक्ट निकालेंगे ना तो जितनी एनर्जी वो सब निकल जाएगी।
आपको जरूरत थी 1 रुपए की, मैं मिसाल बता रहा हूँ, आपको 1 रुपए की कोई चीज खरीदना है दुकान से, आप 100 रुपए उसको देते हैं और 99 उसी के पास छोड़ देते हैं, तो आपने फायदा क्या है या नुकसान? ग्लूकोज से अगर डायरेक्ट एनर्जी निकाली जाए तो ऐसे ही है, आपको एनर्जी थोड़ी सी चाहिए थी, आपने बहुत सारी एनर्जी जारी की। इसीलिए ये ग्लूकोज को आप बिजली के गैस का सिलेंडर समझिए, जिसके अंदर गैस मौजूद है, उसके ऊपर रेगुलेटर लगाया जाता है। वो रेगुलेटर क्या करता है? कंट्रोल तरीके से आपकी जरूरत के मुताबिक एनर्जी रिलीज करता है। तो इस गैस के सिलेंडर को रेगुलेटर में तब्दील किया गया। अब इससे एनर्जी निकालना हो तो पूरे मॉलिक्यूल को नहीं तोड़ते, आप इन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। ये दोनों बॉन्ड खास तौर पर, पहला बॉन्ड तोड़ा, इससे निकलती है 7300 कैलोरीज, इतनी सारी एनर्जी निकली। अगर इससे आपका काम चल गया तो ठीक, ये अलग हो जाएगा, ये अभी बाकी है, इसको ले जाके फिर जहां से एनर्जी निकलती है वहां से एक और फास्फेट जोड़ के दोबारा ट्राई फास्फेट बनाएगी। अगर इससे काम नहीं चला तो ये बॉन्ड तोड़ देते, ये बॉन्ड तोड़ देंगे तो फिर 7300 कैलोरी निकलेगी। मॉलिक्यूल जूं का फॉर्म है। तो इस एटीपी की खूबी ये है कि ये जहां एनर्जी रिलीज हो रही है उधर जाके ये फास्फेट को अपने साथ जोड़कर एनर्जी स्टोर करके लाता है, और जहां एनर्जी खर्च करने की जरूरत है वहां ये अपने अधूरे या एक बॉन्ड को तोड़कर बहुत सारी एनर्जी फराहम करता है। तो ये रेगुलेटरी तरीका है एनर्जी निकालने को। इसीलिए हर सेल अपनी जो भी यूजेबल एनर्जी है वो एटीपी की शक्ल में कन्वर्ट करके फिर इस्तेमाल करता है, और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 36 एटीपी निकलते हैं। आगे हम कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। तो ये एटीपी का 2 तारफ मैंने बताया। पहला क्या है कि ये एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें जरूरत के तहत एक फास्फेट भी होता है, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, लेकिन जब 3 हो तब हम इसको एटीपी कहते हैं। एनर्जी निकाल के बॉन्ड तोड़कर आप इसको डाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, डाई को मजीद तोड़कर मोनो में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर या गुंजाइश हुई तो आप इन बॉन्ड को दोबारा बनाकर इसको दोबारा एटीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या बताया, सेल की यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी एटीपी है, या सेल एनर्जी को जिस हालत में इस्तेमाल कर सकता है वो एटीपी। समझ आ गया? अब एक और न्यूक्लियोटाइड, अच्छा ये बीच में एटीपी हमने क्यों पढ़ा? एटीपी भी एक न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन हम कह सकते हैं ये सिंपलेस्ट न्यूक्लिक एसिड है जो सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है, जबकि डीएनए और आरएनए बहुत बड़े न्यूक्लिक एसिड्स हैं, क्योंकि उसमें हजारों नहीं लाखों न्यूक्लियोटाइड शामिल हैं। ठीक हो गया बेटा? अगला है हमारे पास एक मिसाल है डाई न्यूक्लियोटाइड। टाइम तो नहीं हुआ? हाँ, बस ये हो जाएगा 2 मिनट रुके। डाई न्यूक्लियोटाइड किस तरह से बना है, इसको मिटा के बनाऊंगा तो एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये पेंटोज है, इसके साथ एडेनिन लगा हुआ है। एडेनिन आप जहन में रखें, ठीक है? मैंने ये कार्बन नंबर आपका 5 है, इसके साथ ईस्टर बॉन्ड के जरिए फास्फेट ग्रुप जुड़ गया है। और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है, इसके इसी कार्बन के साथ इस तरह का एक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। ये नाइट्रोजन बेस नहीं है, ये कोई और मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल को निकोटीन कहा जाता है। अच्छा, इसमें भी यहां पर कार्बन नंबर 5 पर फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये फास्फेट ग्रुप कैसे जुड़ा है? जिस तरह ये जुड़ा है इसी तरह ये भी जुड़ा है। ईस्टर बॉन्ड के जरिए फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये फास्फेट इस फास्फेट के साथ एक और ईस्टर बॉन्ड के जरिए जुड़ चुका है। अभी मैंने जो न्यूक्लियोटाइड के आपस में जुड़ने का स्टाइल बताया था ना, वो यहां फॉलो नहीं हुआ है। इसमें गौर करें, एक कार्बन नंबर 5 दूसरे कार्बन नंबर 5 के जरिए 2 फास्फेट के जरिए जुड़ा है। तो इसको क्या हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं, यहां भी एस्टर बॉन्ड है, इसको कह सकते हैं
डाइफॉस्फो ट्राइस्टर बॉन्ड। डाइफॉस्फो दो फॉस्फेट की वजह से, ट्राइस्टर क्यों कहा? एक स्टर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक हो गया। और ये न्यूक्लियोटाइड है डाइन्यूक्लियोटाइड। इस पूरे मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? डाइन्यूक्लियोटाइड। और पूरा नाम है इसका निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड या NAD कहते हैं। NAD इसको याद रखना, ये नाम याद रखना, आगे चैप्टर में इसका बार बार इस्तेमाल। तो NAD इज अ कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या करता है? एंजाइम की मदद करता है, रिएक्शन को तेज करने में एंजाइम की मदद करता है। और कभी ये हाइड्रोजन को इधर से उठा के उधर ले जाता है, कभी उधर से उठा के इधर लाता है, इसलिए कोएंजाइम है। सर डाइन्यूक्लियोटाइड इसके अलावा भी होंगे ना? और भी हो सकता है। उनमें भी ये बॉन्ड होगा? उनमें ये बॉन्ड इस तरह हो जरूरी नहीं है, यहाँ ये मखसूस है। NAD में इस तरह जी जी जी। NAD में आप याद रखें बेटा, इधर तवज्जो करें। NAD में रूल के मुताबिक क्या होना था? कार्बन नंबर 5 दूसरे के कार्बन नंबर 3 के साथ जुड़ना था, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए। लेकिन यहाँ वो रूल फॉलो नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ? एक का कार्बन नंबर 5 दूसरे के कार्बन नंबर 5 के ऊपर मौजूद फास्फेट ग्रुप के साथ जुड़ा, जिसकी वजह से दो फास्फेट आ गए बीच में, 3 ईस्टर बॉन्ड बने और ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। कैसा न्यूक्लियोटाइड है ये? डाइन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड नहीं बना, डाइन्यूक्लियोटाइड बना। और ATP मोनोन्यूक्लियोटाइड था, ये डाइन्यूक्लियोटाइड था। दो न्यूक्लियोटाइड जुड़े ना इसलिए। और काम के लिहाज से ये क्या करता है? कोएंजाइम।